नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th इंग्लिश के 4th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सीधे YouTube पर सर्च कर सकते हैं अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड और उसके आगे आप जोड़ सकते हैं डिज़ायर पॉइंट, तो आपको इसका पहला पार्ट मिल जाएगा। या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पे क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से आप इसके पिछले पार्ट को देख सकते हैं। चलिए आज हमें यहाँ से अध्ययन करना है। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से कुछ विज्ञान के वर्ड भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो अगर पिछला वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो भी आप एक बार उसका रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से समझिए। कहते हैं कि ही आल्सो यानी आइंस्टीन ने आल्सो फेल्ट महसूस किया। तो उसने महसूस किया स्पेशल एक विशेष इंटरेस्ट मतलब रुचि। तो उसमें ही लगा है आइंस्टीन के लिए। तो उसने एक विशेष रुचि महसूस की इन अ फेलो स्टूडेंट। एक फेलो मतलब होता है सहपाठी, स्टूडेंट मतलब छात्रा। तो अपनी एक सहपाठी छात्रा में उसने एक विशेष रुचि महसूस की। ठीक है, यानी उसके साथ पढ़ने वाली कोई छात्रा होंगी जिससे उन्हें प्रेम हो गया। क्लियर है? तो ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। तो उन्होंने एक विशेष रुचि अनुभव की अपनी एक सहपाठी छात्रा में। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कि अपनी एक सहपाठी छात्रा में उन्होंने विशेष रुचि अनुभव की या महसूस की। मिलेवा मैरिक, उनका नाम मिलेवा मैरिक था। होम जिसमें ही फाउंड उन्होंने पाया, ही लगा है यानी आइंस्टीन के लिए है। whom he found जिसमें उन्होंने पाया टू बी अ क्लेवर क्रेचर। क्लेवर मतलब बुद्धिमान, क्रेचर मतलब प्राणी। तो चतुर प्राणी या बुद्धिमान प्राणी जिसे उन्होंने एक चतुर प्राणी फाउंड पाया। पूरा जोड़ के ऐसे पढ़ो कि उन्होंने या फिर उनको अपनी एक सहपाठी छात्रा में विशेष रुचि अनुभव हुई। उनका नाम मिलेवा मैरिक था जिसे उन्होंने चतुर प्राणी पाया, अर्थात वो बुद्धिमान थी। ठीक है, तो बुद्धिमान लोगों की तरफ व्यक्ति ज़्यादातर आकर्षित हो जाते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, आगे चलो। तो दिस यंग सर्ब, अब यहाँ पे एक वर्ड आया सर्ब। सर्ब का मतलब, सर्ब कहते किसको है? देखो जैसे यूगोस्लाविया नाम समझो, यूगोस्लाविया में रहने वाले समुदाय का जो सदस्य होता है उसको सर्ब बोलते हैं। ये देखो सर्ब, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ ग्रुप लिविंग इन यूगोस्लाविया। तो सर्ब उसको बोलते हैं जो यूगोस्लाविया में रहने वाले एक समुदाय का सदस्य होता है। ठीक है, तो जैसे मैं दुबे हूँ, आप तिवारी हो सकते हैं, मिश्रा हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक परिवार है, एक समुदाय है जिसके सदस्यों को सर्ब कहा जाता है। तो सर्ब की कोई हिंदी नहीं होगी, सर्ब को सर्ब ही पढ़ा जाएगा। सर्ब उन लोगों को कहा जाता है जो यूगोस्लाविया में रहने वाले समुदाय के सदस्य होते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उन्होंने एक विशेष रुचि अनुभव की अपनी एक सहपाठी छात्रा में। तो अपनी एक सहपाठी छात्रा में उन्होंने एक विशेष रुचि महसूस की या अनुभव की, या फिर आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि अपनी एक सहपाठी छात्रा में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई जिसका नाम मिलेवा मैरिक था, जिसे उन्होंने चतुर प्राणी पाया। दिस यंग सर्ब, यहाँ युवा सर्ब, सर्ब मैंने बता दिया ना कि यूगोस्लाविया में रहने वाले समुदाय के सदस्यों को सर्ब कहा जाता है। तो यह युवा सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आई थी। तो यह युवा सर्ब स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच। तो ज्यूरिख का जो यूनिवर्सिटी था, ज्यूरिख का जो विश्वविद्यालय था, वाज वन ऑफ द फ्यू, वो फ्यू उन चुनिंदा या फिर उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से एक था इन यूरोप के। तो यूरोप के वन ऑफ द फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, वन मतलब में से एक।
तो थोड़े से या कुछ विश्वविद्यालयों में से एक था वेयर जहाँ वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पर महिलाएं उपलब्धि ले सकती थी। नहीं समझ में आया ना, छोटा छोटा करते हैं। तो दिस यंग सर्ब, यहाँ युवा सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड आई थी। ठीक है, तो यहाँ युवा सर्ब स्विट्जरलैंड आई थी। बिकॉज क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन जूरिख, क्योंकि जूरिख का जो विश्वविद्यालय था वाज वन ऑफ द फ्यू उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से एक था। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी और इन जूरिख, जूरिख का विश्वविद्यालय उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से एक था इन यूरोप, यूरोप के। तो यूरोप के उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से एक था वेयर जहाँ वुमेन कुड डिग्री, जहाँ पर महिलाएं उपलब्धि ले सकती थी। सॉरी, डिग्री का मतलब होता है उपाधि, जहाँ पर महिलाएं उपाधि ले सकती थी। तो अब क्लियर हो गया होगा कि यह युवा सर्ब स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी इन जूरिख, जूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के उन कुछ विश्वविद्यालयों में से एक था जहाँ पर महिलाएं डिग्री ले सकती थी, उपाधि ले सकती थी। आगे चलें। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली, अब छोटा करो इसको भी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आइंस्टीन सॉ, आइंस्टीन ने देखा इन हर, उसमें एन एली एक मित्र, आइंस्टीन को उसमें एक मित्र दिखाई दिया। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। द फिलिस्टाइंस, फिलिस्टाइंस ये भी एक वर्ड है, देखो इसको समझो पहले, इसीलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया ताकि डाउट ना हो। फिलिस्टाइंस देखो, पीपल हु डू नॉट लाइक आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक, तो वो लोग या उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये शब्द। देखो, उन लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द जो कला, साहित्य या संगीत को पसंद नहीं करते। अब जैसे मूर्ख है, तो मूर्ख किसे कहा जाएगा? मूर्ख उसे कहा जाएगा जो ज़्यादा समझदार ना हो, जिसने अच्छी खासी पढ़ाई ना की हो, जो सही निर्णय ला ले पाता हो। अब ज्ञानी किसको कहा जाएगा? जिसने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो, सही निर्णय लेता हो और समझदार हो। ठीक है। चालाक या फिर कंजूस किसे कहा जाएगा? तो कंजूस उसे कहा जाएगा जो अपने पैसों को बचा कर रखता हो, खर्च ना करता हो। ठीक है। उसी तरह से फिलिस्टाइंस किसे कहा जाएगा? फिलिस्टाइंस उसे कहा जाएगा जो कला, साहित्य या संगीत में रुचि ना लेता हो, जिसे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। समझ में आ गई बात? तो फिलिस्टाइंस भी एक शब्द है जो उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिन्हें कला, साहित्य या संगीत में कोई रुचि नहीं होती। ठीक है, तो इसकी भी कोई हिंदी नहीं होगी। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको सीखो। अब बात करते हैं स्वभाव की। जैसे आपका स्वभाव है, आप पढ़ाकू लड़के हैं, तो आप किसी चुगलखोर लड़के से मित्रता कभी नहीं करेंगे, या फिर किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेंगे जो दुष्ट हो, जिसके मित्र दुष्ट हों, जो पढ़ने में बिल्कुल ध्यान न देता हो। तो ऐसे लोगों से आप मित्रता नहीं करेंगे क्योंकि आपके वो स्वभाव के विरुद्ध हैं। ठीक है। अब अगर कोई लड़का दुष्ट है या फिर कोई लड़का बुरी संगत वाला है, तो उसके जो मित्र होंगे वो बुरी संगत वाले ही होंगे, क्योंकि वो उसके स्वभाव से मिलते जुलते लोग हैं। तो उसी तरह से जो आइंस्टीन थे, वो संगीत में, कला में, साहित्य में और एक्सपेरिमेंट वगैरह में, ये सब चीज़ों में बहुत रुचि लेते थे। लेकिन जो उनके परिवार के लोग थे और जो यूनिवर्सिटी में जिसमें वो पढ़ने गए थे, वहाँ के लोग थे, वो इन चीज़ों में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। तो जब उनको मिलेवा मैरिक मिली, तो मिलेवा मैरिक की रुचि थी कला में, साहित्य में, संगीत में या ऐसी चीज़ों में, तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि ये भी मेरे जैसी है, इसीलिए उनको उसमें एक मित्र दिखाई दी। तो अब इसको समझो कि आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली, तो आइंस्टीन को उसमें एक मित्र दिखाई पड़ी। तो फिलिस्टीन्स, उन फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स मैंने बताया, तो उन फिलिस्टीन्स के विरुद्ध, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। तो अब ये फिलिस्टीन्स शब्द किसके लिए यूज हुआ है? क्योंकि इसके आगे देखो एक लाइन है, तो ये बताना चाहते हैं कि ये फिलिस्टीन्स शब्द किन लोगों के लिए यूज हुआ है, किन लोगों के लिए इस शब्द को प्रयोग किया गया है। तो आगे लिखते हैं कि दोज पीपल, वे लोग, इन हिज फैमिली, उसके परिवार के लोग या फिर उसके परिवार में, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालय में।
तो उसके परिवार में और विश्वविद्यालय में, विथ हुम, वे लोग, हुम जिनके साथ, ही वॉज कंस्टेंटली, वह निरंतर, एट ओट्स, असहज था या असहज महसूस करता था। अब असहज का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से बात करता था, सहज का मतलब है बड़ी सरलता से बात करना, असहज का मतलब है बड़ी कठिनाई से बात करना। जैसे दो समान प्रवृत्ति वाले लोग मिल जाएं, जैसे आप पढ़ने वाले हैं तो आपको पढ़ने वाला ही बच्चा मिल जाए तो आप बड़ी आसानी से उससे बात कर लेंगे कि हाँ ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा, ये समझा दो। वो भी आपसे कुछ पूछ सकता है, आप भी उससे कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन दो विपरीत प्रकृति वाले लोग मिल जाएं, जिनकी प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न हो, एक पढ़ने में अच्छा हो तो पता चले एकदम दूसरा वाला जो है वो एकदम कमज़ोर हो और उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, तो वो लोग बड़ी असहजता से बात करेंगे। एक बच्चा बोलेगा आम तो दूसरा बच्चा बोलेगा इमली, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो जो यूनिवर्सिटी और उसके परिवार के लोग थे वो कला और साहित्य में, संगीत में रुचि नहीं लेते थे। अब देखो पूरा का पूरा परिवार ही ऐसा नहीं था और ना ही पूरी पूरी यूनिवर्सिटी के लोग ऐसे थे। कुछ लोग ऐसे थे यूनिवर्सिटी में भी और परिवार में भी जो कला, साहित्य या संगीत में रुचि नहीं लेते थे। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे फिलिस्टीन्स शब्द यूज हुआ है। तो आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली, तो आइंस्टीन को उसमें एक मित्र दिखाई पड़ी। उन फिलिस्टीन्स के विरुद्ध या फिर उन फिलिस्टीन्स, उसके परिवार में और यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय में उन लोगों के विरुद्ध जिनके साथ वह निरंतर असहज था। क्लियर हो गया कि आइंस्टीन को उसमें एक मित्र दिखाई पड़ी। अगेंस्ट मतलब होता है विरुद्ध, तो जहाँ पे पूरी दुनिया असहज थी आइंस्टीन के लिए, तो वहाँ पे मिलेवा मैरिक सहज थी, यानी सरल थी, उनसे बात करना अच्छा लगता था उनको। सीधी सीधी बात यहाँ पे यही है। तो आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली, तो आइंस्टीन को मिलेवा मैरिक में एक मित्र दिखाई पड़ी, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि उन्हें, यानी आइंस्टीन को उसमें एक मित्र दिखाई पड़ी। तो उन फिलिस्टीन्स, उसके परिवार में और विश्वविद्यालय में, दोज पीपल, उन लोगों के विरुद्ध, whom he was constantly at odds, जिनके साथ वह निरंतर असहज था। द कपल, यहाँ दोनों या फिर ये युगल या फिर ये दोनों, फेल इन लव, प्रेम में पड़ गए या फिर इन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव, लेटर्स वो पत्र, सर्वाइव अभी भी हैं, वो पत्र अभी भी हैं, इन विच जिनमें दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों में लिखा है। दे पुट देयर अफेक्शन, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम को इनटू वर्ड्स, शब्दों में लिखा है। तो उन पत्रों को अभी भी संभाल कर रखा गया है, या फिर वो पत्र आज भी सुरक्षित हैं जिसमें उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों में लिखा है। मिक्सिंग, मिश्रण करते हुए, साइंस, विज्ञान, विथ टेंडरनेस, और सहानुभूति का। तो वो पत्र आज भी सुरक्षित हैं या फिर वो पत्र आज भी उपस्थित हैं जिसमें उन्होंने विज्ञान और सहानुभूति का मिश्रण करते हुए अपने प्रेम को शब्दों में लिखा है। टेंडरनेस, रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी, कि मैं कितना प्रसन्न होऊंगा, एंड प्राउड, और गौरवान्वित होऊंगा, कि मैं कितना प्रसन्न और गौरवान्वित होऊंगा। आई शैल बी, तो आई शैल बी यानी मैं होऊंगा, तो मैं कितना प्रसन्न और गौरवान्वित होऊंगा, व्हेन, जब, वी बोथ, हम दोनों, हैव ब्रॉट आवर वर्क, अपने काम को, ऑन रिलेटिविटी, रिलेटिविटी मतलब होता है सापेक्षता, जब हम अपने सापेक्षता के कार्य को, टू अ विक्टोरियस, विक्टोरियस मतलब होता है सफलता, कंक्लूशन मतलब होता है निष्कर्ष, सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। अब ये बात नहीं समझ में आई, तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो रिलेटिविटी है, यानी हम दोनों का जो संबंध है, इसे हम एक सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे, यानी जब हम दोनों का विवाह हो जाएगा तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। ठीक है, तो ऐसे मत पढ़ना, बस समझने के लिए पढ़ो। इस रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता।
ठीक है, यानी आपको हमसे प्रेम है, मुझे आपसे प्रेम है। तो ये बात बढ़ाकर नहीं लिखी जा सकती थी क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो मैंने आसान शब्दों में बता दिया। ठीक है, तो सापेक्षता आपको ऐसे पढ़ना है कि जब हम अपने सापेक्षता के कार्य को सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे, अर्थात जब हम दोनों विवाह कर लेंगे। तो चूंकि हम दोनों को एक दूसरे से प्रेम है, तो जब हम दोनों का विवाह हो जाएगा तो मैं कितना प्रसन्न और गौरवान्वित होऊंगा। तो मैं कितना प्रसन्न और गौरवान्वित होऊंगा जब हम दोनों हमारे सापेक्षता के कार्य को सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। अब एक बार इसको पूरा पढ़ लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डाउट्स हो। तो ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट विद फेलो स्टूडेंट, उसने एक विशेष रुचि महसूस की या उसने एक विशेष रुचि दिखाई अपनी एक सहपाठी छात्रा में जिसका नाम मिलेवा मैरिक था। whom he found to be a clever creature, जिसे उसने चतुर या बुद्धिमान प्राणी पाया। दिस यंग सर्व, यहाँ युवा सर्व हैड कम टू स्विट्जरलैंड आई थी। तो यहाँ युवा सर्व स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिख का विश्वविद्यालय यूरोप के उन थोड़े से विश्वविद्यालयों में से एक था वेयर वुमेन को डिग्री, जहाँ पर महिलाएं या फिर स्त्रियां उपाधि ले सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एनाली, आइंस्टीन को उसमें एक मित्र दिखाई दी। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स, उन फिलिस्टीन्स उसके परिवार के लोगों में और विश्वविद्यालय के लोगों में जिनके साथ वह निरंतर असहज महसूस करता था। तो उन फिलिस्टीन्स के विरुद्ध, यानी उसके परिवार के लोगों में और विश्वविद्यालय के लोगों में जिनके साथ वो असहज महसूस करता था, उन लोगों के विरुद्ध उस आइंस्टीन को उसमें एक मित्र दिखाई पड़ी। द कपल फेल इन लव, इन दोनों को या फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया या फिर उस युगल को एक दूसरे से प्रेम हो गया। लेटर्स सर्वाइव, वो पत्र आज भी सुरक्षित रखे गए हैं जिसमें विज्ञान और सहानुभूति का मिश्रण करते हुए उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों में लिखा था। उसके बाद कहते हैं व्रॉट आइंस्टीन लिखते हैं कि मैं कितना प्रसन्न और गौरवान्वित होऊंगा जब हम दोनों अपने सापेक्षता के कार्य को सफल निष्कर्ष तक ले जाएंगे। तो सन 1900 में एट द एज ऑफ 21 वर्ष की आयु में या 21 वर्ष की अवस्था में, तो सन 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। यूनिवर्सिटी मतलब होता है विश्वविद्यालय, ग्रेजुएट मतलब होता है स्नातक, एंड अनएम्प्लॉयड मतलब होता है बेरोजगार। तो सन 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्वविद्यालयी स्नातक हो गए एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार हो गए। यानी जब पढ़ाई पूरी हो गई तो आप पढ़ाई पूरी करने के बाद आप बेरोजगार हो जाते हैं जब तक काम नहीं मिलता। तो सन 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालयी ग्रेजुएट हो गए या फिर विश्वविद्यालयी स्नातक हो गए और बेरोजगार हो गए। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। तो ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया एज अ टीचिंग असिस्टेंट। टीचिंग असिस्टेंट मतलब होता है सहायक अध्यापक। टीचिंग असिस्टेंट इसकी हिंदी होती है सहायक अध्यापक। तो उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्य किया। गेव प्राइवेट लेसन्स दिए, यानी प्राइवेट शिक्षण का कार्य किया, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि प्राइवेट शिक्षण किया। प्राइवेट शिक्षण का मतलब है जो लोग घर घर जाकर पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको बोलते हैं प्राइवेट शिक्षण। जो टीचर आपके घर आकर आपको पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आपको पर्सनली पढ़ा रहे हैं, वो प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो गिव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट शिक्षण किया, एंड फाइनली और अंततः सिक्योर्ड अ जॉब, एक नौकरी हासिल की इन 1902 सन 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब होता है तकनीकी विशेषज्ञ। टेक्निकल मतलब तकनीकी, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इन द पेटेंट ऑफिस। पेटेंट ऑफिस एकस्व अधिकार के कार्यालय में इन बर्न के। तो बर्न में
एकस्व अधिकार के कार्यालय में टेक्निकल एक्सपर्ट तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में सन 1902 में उन्होंने नौकरी पाई या फिर कार्य किया। ठीक है, आप ऐसे बोलो कि उनको एक नौकरी मिल गई। ठीक है, और अंततः सन 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस एकस्व अधिकार कार्यालय में टेक्निकल एक्सपर्ट तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में उन्हें एक नौकरी मिली। तो वाइल जब ही वाज सपोज्ड ये सोचा जा रहा था टू बी असाइनिंग कि वो असाइन कर रहे हैं, जब ये सोचा जाता था कि वो असाइन कर रहे हैं यानी निर्धारण कर रहे हैं अदर पीपल्स इन्वेंशंस, दूसरे लोगों के इन्वेंशंस आविष्कारों का, इन्वेंशन मतलब आविष्कार। तो जब ये सोचा जाता था कि वहाँ दूसरे लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहे हैं, आइंस्टीन वाज एक्चुअली, तब आइंस्टीन वास्तव में डेवलपिंग विकसित कर रहे थे हिज ओन आइडियाज़, अपने स्वयं के या अपने खुद के विचारों को इन सीक्रेट छुप छुप कर। तब आइंस्टीन वास्तव में छुप छुप कर अपने खुद के विचारों को विकसित कर रहे थे। ही इज सैड, ऐसा कहा जाता है, यानी उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, टू हैव जोकिंगली, कि वो मजाक में या फिर मजाक करते हुए कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, अपनी डेस्क ड्रावर मेज की दराज को, डेस्क मतलब मेज, ड्रावर मतलब दराज, तो अपनी मेज की दराज को एट वर्क, काम के समय, तो काम के समय अपनी मेज की दराज को द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, थ्योरेटिकल फिजिक्स का मतलब होता है, थ्योरेटिकल मतलब होता है सैद्धांतिक, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी, ब्यूरो मतलब ब्यूरो ही होता है, तो सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। तो ही सैड, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह मजाक करते हुए काम के समय अपनी डेस्क की दराज को सैद्धांतिक फिजिक्स भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। एक बार फिर से रिवीजन कर लो थोड़ा सा तेजी से कि सन 1900 में 21 वर्ष की अवस्था में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्वविद्यालयी स्नातक हो गए और बेरोजगार हो गए। तो उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में काम किया और प्राइवेट शिक्षण का कार्य किया और अंत में सन 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस एकस्व अधिकार के कार्यालय में एक टेक्निकल एक्सपर्ट तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी प्राप्त की। वाइल ही वाज सपोज, जब ये सोचा जाता था कि वहाँ टू बी असाइन कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं अदर पीपल इन्वेंशन, दूसरे लोगों के आविष्कारों का, तो जब ये सोचा जाता था कि वहाँ दूसरे लोगों के आविष्कारों का निर्धारण कर रहे हैं, आइंस्टीन वाज एक्चुअली, तब आइंस्टीन वास्तव में छुप छुप कर अपने खुद के विचारों को विकसित कर रहे थे। ही सैड, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो मजाक करते हुए काम के समय अपनी मेज की या फिर डेस्क की दराज को सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो कहते थे। तो वन ऑफ द फेमस पेपर्स प्रसिद्ध पत्रों में से एक, तो प्रसिद्ध पत्रों में से एक 1905, तो सन 1905 के फेमस पेपर्स प्रसिद्ध पत्रों में से एक वाज था आइंस्टीन का स्पेशल मतलब होता है विशेष या विशिष्ट थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत, रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता। तो 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन का विशिष्ट सिद्धांत था ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का। ठीक है, क्लियर हो गया कि सन 1905 में प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन का सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था। यानी बहुत सारे पत्र छपते रहते हैं, तो किसी एक पत्र में इनका सिद्धांत भी छापा गया था। अब क्लियर है? चलो
अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार, यानी इस सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। ये समझ में आ गया ना। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे पत्र आते हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू, बहुत सारे पत्र आते हैं, तो ये सभी प्रचलित हैं। तो इसी तरह से 1905 में भी कुछ पत्र रहे होंगे जो प्रचलित रहे होंगे, तो उनमें से किसी एक में थे। यानी जैसे द हिंदू है, अमर उजाला है, और भी बहुत सारे पत्र हैं, दैनिक जागरण है, तो मान लो सिर्फ दैनिक जागरण में, तो हैं तो बहुत सारे लेकिन किसी एक में। तो उसी तरह से वन ऑफ द फेमस पेपर, वन मतलब किसी एक में, फेमस पेपर मतलब प्रसिद्ध पत्रों में से। तो फिर सन 1905 में प्रसिद्ध पत्रों में से एक में, या फिर एक आइंस्टीन का सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सन 1905 के प्रसिद्ध पत्रों में से एक पत्र में आइंस्टीन का सापेक्षता का प्रसिद्ध सिद्धांत छापा गया था या प्रकाशित किया गया था। अब ऐसे हो सकता है डाउट आ जाए, इसलिए मैंने लंबा खींचकर नहीं बताया था। तो आसान शब्दों में से बोल सकते हैं कि सन 1905 में प्रसिद्ध पत्रों में से एक में आइंस्टीन का रिलेटिविटी, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत था। अकॉर्डिंग टू यानी इस सिद्धांत के अनुसार, या जिसके अनुसार विच टाइम, समय, एंड डिस्टेंस और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है निरपेक्ष, समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब है अलग अलग नहीं है। अगर डाउट आ जाए विज्ञान के वर्ड्स में, तो एक बार अपने साइंस के यानी फिजिक्स के जो भौतिक विज्ञान पढ़ाते हो उनसे पूछिएगा कि सापेक्ष और निरपेक्ष क्या है। ठीक है, समय या दूरी में से पूछ लीजिए, चाहे जिसमें पूछ लीजिए कि सर सापेक्ष का क्या मतलब है और निरपेक्ष का क्या मतलब है, तो वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके समझा रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग इसके अनुसार, या फिर जिसके अनुसार विच टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, निरपेक्ष नहीं है, यानी समय और दूरी अलग अलग नहीं है। इंडीड, वास्तव में या फिर वस्तुतः, टू परफेक्टली एक्यूरेटेड, दो परफेक्टली सटीक, एक्यूरेटेड मिलाई गई, या फिर पूरी तरह से सटीक क्लॉक्स, घड़ियाँ। परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स का मतलब होता है पूरी तरह से सटीक घड़ियाँ, यानी एक घड़ी में 12 बजा है तो दूसरी घड़ी में भी 12 ही बजा हो, तो इसको बोलते हैं पूर्णतः सटीक घड़ी। ठीक है, तो इंडीड, वस्तुतः दो पूरी तरह से मिलाई गई या पूरी तरह से सटीक घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू, नहीं बताएंगी, टू शो यानी नहीं दिखाएंगी, द सेम टाइम, एक ही समय, इफ दे कम टुगेदर अगेन, यदि वो दोनों टुगेदर अगेन दोबारा साथ आएंगी। पहले पढ़ो एक एक वर्ड, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आफ्टर अ जर्नी, यात्रा के बाद, इफ वन ऑफ देम, यदि उनमें से एक, हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से घूम रही हो, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की तुलना में या दूसरे के सापेक्ष। ठीक है, क्लियर नहीं समझ में आया? कहानी यहाँ पे ये है, पहले कहानी समझो। कहने का मतलब है कि दो घड़ियाँ हैं, इसमें भी 12 बज रहा है और इसमें भी 12 बज रहा है। ठीक है, ये वाली आपने बाइक चलाई है सबने, मान लो ये वाली 30 की स्पीड से चल रही है और ये वाली 60 की स्पीड से चल रही है, तो इसका कांटा धीरे धीरे बेचारा घूमेगा। ठीक है, और इसका कांटा तो 60 की स्पीड से है तो फट से घूम जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोबारा से जल्दी से घूम के फिर से 12 पे आ जाएगी, लेकिन इसको फिर से घूम करके 12 पर आने में थोड़ा सा समय लगेगा। यानी जितनी देर में ये घूम के 12 तक आएगी उतनी देर में ये तो केवल इसके आधे तक ही पहुँचेगी। तो कहने का मतलब है कि जब एक घड़ी दूसरी घड़ी की तुलना में तेज़ी से चल रही हो, तो जब ये दोनों सुइयाँ फिर से एक साथ आएंगी तो एक ही समय नहीं बताएंगी, यानी ये वाली थोड़ा सा आगे होगी तो ये वाली थोड़ा सा पीछे होगी, कि घड़ियाँ तो एकदम सटीक हैं। सटीक का मतलब एक घड़ी में 12, दूसरी घड़ी में भी 12। तो इंडीड, वस्तुतः दो परफेक्टली एक्यूरेटेड क्लॉक्स, दो पूर्णतः सटीक घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो, नहीं दिखाएंगी, द सेम टाइम, सही समय या एक ही समय। तो दो सटीक घड़ियाँ एक ही समय नहीं बताएंगी। इफ़, यदि, दे कम टुगेदर,
यदि वो एक साथ आती हैं अगेन दोबारा, यदि वो एक साथ दोबारा आती हैं आफ्टर अ जर्नी यात्रा के बाद, यानी यात्रा के बाद यानी 12 घूम रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो जब घूम करके वो फिर से साथ आएंगी तो वो एक ही समय नहीं बताएंगी। पहली वाली घड़ी अगर जो तेज़ चल रही है, मान लो दूसरी घड़ी तेज़ चल रही है तो वो पहले 12 पर पहुंच जाएगी, लेकिन जो दूसरी घड़ी है वो धीरे चल रही है तो वो स्लोली 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 12 पर पहुंचेगी, ठीक है। डाउट हो तो फिजिक्स के टीचर से पूछना कि सापेक्ष और निरपेक्ष क्या है, ठीक है। तो इंडीड वास्तव में दो सटीक घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, एक ही समय नहीं दिखाएंगी यदि यात्रा के बाद, आफ्टर जर्नी, यदि यात्रा के बाद दे कम टुगेदर अगेन, वो दोबारा साथ आती हैं। तो यदि यात्रा के बाद वो दोबारा साथ आएंगी तो वो एक ही समय नहीं बताएंगी। इफ़ यदि वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, बहुत तेज चल रही हो, यदि उनमें से एक बहुत तेज चल रही हो, रिलेटिव टू द अदर, दूसरे की तुलना में या दूसरे के सापेक्ष, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फ्रॉम दिस, इसकी सहायता से या इससे ही, फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, वर्ड्स विश्व का मोस्ट फेमस सबसे प्रसिद्ध फार्मूला, सूत्र निश्चित हुआ या फिर उत्पन्न हुआ। इससे ही संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र उत्पन्न हुआ, विच डिस्क्राइब्स, जो बताता है, द रिलेशनशिप्स, संबंध को, जो संबंध को बताता है, बिटवीन मास, मास मतलब द्रव्यमान, एंड एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, जो ऊर्जा और द्रव्यमान के संबंध को बताता है। E इज इक्वल्स टू mc²। इन द मैथमेटिक्स इक्वेशन, गणितीय समीकरण में E स्टैंड फॉर एनर्जी, E ऊर्जा को दर्शाता है, M फॉर मास, M द्रव्यमान को दर्शाता है, एंड C, और जो C है, फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, वो प्रकाश की चाल को दर्शाता है, इन द वैक्यूम, निर्वात में, जो निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है। तो गणितीय इक्वेशन में, गणितीय समीकरण में E ऊर्जा को दर्शाता है, M द्रव्यमान को दर्शाता है, और C निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है। अबाउट 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्लियर हो गया। आगे कहते हैं कि व्हेन यू सिट, जब आप बैठते हैं, विथ अ नाइस गर्ल, एक सुंदर लड़की के साथ। तो जब आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों तक, तो जब आप एक सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे तक बैठते हैं तो इट सीम्स, यहाँ प्रतीत होता है, लाइक 2 मिनट्स, 2 मिनट की तरह। तो ये 2 मिनट की तरह प्रतीत होता है। तो जब आप एक सुंदर लड़की के साथ बैठते हैं, 2 घंटों तक बैठते हैं, तो यहाँ 2 मिनट के जैसा लगता है। व्हेन यू सिट, जब आप बैठते हैं, ऑन अ हॉट स्टोव, हॉट स्टोव गरम चूल्हे पर, फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए। और जब आप 2 मिनट के लिए गर्म चूल्हे पर बैठते हैं, इट सीम्स, तो ये प्रतीत होता है, लाइक 2 आवर्स, 2 घंटों की तरह। तो ये 2 घंटों की तरह प्रतीत होता है। दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी परिभाषा दी थी इस तरह से, सापेक्षता की परिभाषा उन्होंने इस तरह से दी थी। तो वाइल आइंस्टीन, जब आइंस्टीन वाज सॉल्विंग, हल कर रहे थे, द मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे कठिन प्रॉब्लम, समस्याओं को, इन फिजिक्स, भौतिकी की। तो जब आइंस्टीन भौतिकी की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ, उनका व्यक्तिगत जीवन, वाज अनरेवेलिंग, असफल होता जा रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी, अल्बर्ट वांटेड, चाहते थे, टू मैरी, विवाह करना, मिलेवा, मिलेवा से। अल्बर्ट मिलेवा से विवाह करना चाहते थे, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज, अपनी पढ़ाई को राइट आफ्टर फिनिशिंग, ख़त्म करने के बाद ही, या समाप्त करने के ठीक बाद, ठीक है। तो अल्बर्ट अपनी पढ़ाई को या अपने अध्ययन को समाप्त करने के तुरंत बाद मिलेवा से विवाह करना चाहते थे, बट हिज मदर, लेकिन उनकी माताश्री, वाज अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध थी।
सी थॉट, वो सोचती थी मिलेवा कि मिलेवा हु वाज 3 years, जो कि 3 साल ओल्डर बड़ी है देन हर सर, उनके बेटे से। अब मिलेवा आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि सी थॉट, वो सोचती थी कि मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर, जो 3 साल बड़ी है देन हर सन, उनके बेटे से, वाज टू ओल्ड, वह कहीं ज़्यादा बड़ी है, फॉर हिम, उनके लिए, यानी आइंस्टीन के लिए। अब देखो, साइलेंट करो। सी थॉट मिलेवा, वो सोचती थी कि मिलेवा वाज टू ओल्ड, बहुत ज़्यादा बड़ी है, फॉर हिम, आइंस्टीन के लिए या फिर उनके बेटे के लिए। क्योंकि वाज 3 year ओल्डर देन हर सन, क्योंकि वहाँ उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी। पहला तरीका था ऐसे पढ़ने का। कुछ वर्ड्स होते हैं जो बीच में आ जाते हैं और पूरा रस ही समाप्त कर देते हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तो सीधे सीधे बात यहाँ पे यही है। अब चाहे एक तरफ से पढ़ लो, क्योंकि पढ़ लिया एक बार। तो सी थॉट मिलेवा, वो सोचती थी कि मिलेवा जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, फॉर हिम, आइंस्टीन के लिए या फिर उनके लिए। ठीक है, हिम लगा है आइंस्टीन के लिए, आप चाहो आइंस्टीन का नाम ले लो या फिर आप बोल दो उनके लिए। शी वाज आल्सो बॉदर्ड, वो चिंतित रहती थी, बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, मिलेवा की होशियारी से या बुद्धिमत्ता से। इंटेलिजेंस मतलब होता है बुद्धिमत्ता, तो मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित रहती थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, सी इज़ अ बुक, वो किताब है, लाइक यू, तेरी ही तरह या तुम्हारी ही तरह। वह तुम्हारी ही तरह एक किताब है। मैंने आपको बोला था ना कि पढ़ाकू लड़का पढ़ाकू लड़के से ही मित्रता करेगा, शुरू में बोला था जब मैं समझा रहा था आपको। तो वही चीज़ है यहाँ पे कह रहे हैं कि सी इज़ अ बुक लाइक यू, वह तुम्हारी तरह ही एक पुस्तक है। यानी आइंस्टीन को भी किताब पढ़ना पसंद था, खोज करना पसंद था, नई नई बातें सीखना पसंद था, ठीक उसी तरह मिलेवा को भी किताबें पढ़ना पसंद था। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रही है कि सी इज़ अ बुक लाइक यू, वह तुम्हारी तरह ही पुस्तक है। हिज मदर सेड, आइंस्टीन की माँ ने कहा या फिर उसकी माँ ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, वेडिंग ऑफ, विवाह को टाल दिया। आइंस्टीन ने, आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया। फिर से रिवीजन कर लो कि जब आइंस्टीन भौतिकी के सबसे कठिन प्रॉब्लम्स, समस्याओं को हल कर रहे थे, तो उनका व्यक्तिगत जीवन वाज अनरिवेलिंग, असफल होता जा रहा था। अल्बर्ट अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही मिलेवा से विवाह करना चाहते थे, लेकिन उनकी माताश्री इसके विरुद्ध थी। उनकी माताश्री को लगता था कि मिलेवा उनके बेटे के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि वह आइंस्टीन से या फिर उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि उनको लगता था कि मिलेवा जो उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, आइंस्टीन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। सी वाज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, वो मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी चिंतित रहती थी, परेशान रहती थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारी तरह ही एक पुस्तक है। हिज मदर सेड, उनकी माता श्री ने कहा। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने विवाह को टाल दिया। द पेयर, यह जोड़ा या फिर इस युगल ने फाइनली अंततः मैरिड, विवाह कर लिया इन जनवरी 1903, जनवरी 1903 में इस युगल ने या फिर इस जोड़े ने अंततः विवाह कर लिया। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो कि अंततः, फाइनली, अंततः इस जोड़े ने जनवरी 1903 में विवाह कर लिया। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे हुए या फिर 2 पुत्र हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों के बाद, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, द मैरिज फ्लैटर्ड, विवाह में दरारें आ गई। मैरिज फ्लैटर्ड मतलब होता है विवाह में दरारें आ गई, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही विवाह में दरारें आ गई। मिलेवा मीलवाइल, वास्तव में या इस दौरान मिलेवा वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, लूजिंग, खो रही थी, हर अपना इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक एम्बिशन, अभिलाषा। तो इस दौरान मिलेवा अपनी बौद्धिक अभिलाषा खोती जा रही थी। यानी वो पढ़ना चाहती थी लेकिन बच्चों में बिजी हो गई, घर में बिजी हो गई, घर के कामों में बिजी हो गई, तो वो अपने जो सपने थे उसके, वो उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रही थी। ये कहने का मतलब है।
तो इस दौरान मिलेवा अपनी बौद्धिक अभिलाषा को खोती जा रही थी एंड बिकमिंग और बनती जा रही थी एन अनहैप्पी, एक नाखुश या फिर एक उदास हाउसवाइफ, गृहिणी, और एक उदास गृहिणी बनती जा रही थी। तो इस दौरान मिलेवा अपनी बौद्धिक अभिलाषा को खोती जा रही थी और एक उदास गृहिणी बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स, वर्षों के कंस्टेंट, नियमित या निरंतर फाइटिंग, लड़ाई के बाद, झगड़े के बाद, तो वर्षों तक निरंतर लड़ाई झगड़े के बाद द कपल या युगल, कपल मतलब होता है, कपल की हिंदी होती है युगल, ठीक है। तो यह कपल, आप चाहे तो कपल बोले या फिर आप युगल बोल सकते हैं। तो यह युगल फाइनली अंततः डाइवोर्स इन 1919, सन 1919 में इस युगल ने अंततः डाइवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया, ठीक है। तो वर्षों तक नियमित लड़ाई के बाद अंततः सन 1919 में इस युगल ने तलाक ले लिया। आइंस्टीन मैरिड, आइंस्टीन ने विवाह कर लिया हिज कजिन, अपनी चचेरी बहन एल्सा से। आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया द सेम ईयर, उसी वर्ष। तो आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया। तो आइंस्टीन्स न्यू, आइंस्टीन का नया पर्सनल, व्यक्तिगत चैप्टर, यानी पर्सनल चैप्टर का मतलब है व्यक्तिगत जीवन। तो आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन कॉन्साइडेड, प्रारंभ होता है विथ हिज राइज, राइज मतलब होता है उत्थान या उदय। तो उनके उदय के साथ टू वर्ल्ड फेम, वर्ल्ड फेम का मतलब होता है विश्व प्रसिद्धि। तो विश्व प्रसिद्धि के उत्थान के साथ या विश्व प्रसिद्धि के उदय के साथ आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन प्रारंभ होता है। ऐसे भी पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन, हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, उनकी विश्व प्रसिद्धि के उदय के साथ या उत्थान के साथ कंसाइडेड, प्रारंभ होता है। इन 1915, सन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड, पब्लिश मतलब होता है प्रकाशित करना, उन्होंने प्रकाशित किया था हिज, अपना जर्नल, जर्नल मतलब होता है सामान्य, थ्योरी मतलब होता है सिद्धांत ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता। तो सन 1915 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया था। एक एक वर्ड पे नोट पेन रख रहा हूँ ताकि डाउट ना हो। तो सन 1915 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया, विच प्रोवाइडेड, जिसने प्रोवाइड किया, जिसने उपलब्ध कराया, अ न्यू, एक नई, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या, ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। तो जिसने, विच, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रोवाइड, उपलब्ध कराई या फिर दी, ठीक है। तो जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, एक्लिप्स ऑफ द सन का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। तो एक सूर्य ग्रहण इन 1919, सन 1919 में ब्रॉड प्रूफ ने यह सिद्ध कर दिया, ब्रॉड प्रूफ का मतलब होता है ये सिद्ध कर दिया, दैट कि इट वाज एक्यूरेट, कि यह, इट मतलब यह, वाज एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब होता है सटीक, कि यह सटीक है। एक 1919 में एक सूर्य ग्रहण ने यह सिद्ध कर दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि उनकी बात सटीक है या फिर यह सटीक है, यानी जो लेख उन्होंने लिखा है वो सटीक है। क्लियर है। तो एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919, 1919 में या 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह सिद्ध कर दिया कि यह सटीक है। आइंस्टीन हैड करेक्टली, आइंस्टीन ने करेक्टली, सही कैलकुलेटेड, गणना कर ली थी, इन एडवांस, पहले से ही, द एक्सटेंड, विस्तार से। आइंस्टीन ने पहले से ही विस्तार से सही गणना कर ली थी। इसको छोटा कर लो, नहीं तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार बताना पड़ता है, ठीक है। पहले तो इतना का मतलब समझो कि आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड,
सब कुछ का मतलब आता है आपको करेक्टली मतलब सही सही, कैलकुलेटेड मतलब गणना कर ली थी, एडवांस मतलब पहले से ही, एक्सटेंड मतलब होता है विस्तार पूर्वक। तो आइंस्टीन ने विस्तार से पहले से ही सही सही गणना कर ली थी। टू विच की द लाइट की प्रकाश फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स। फिक्स्ड स्टार्स, फिक्स मतलब होता है निश्चित, स्टार्स मतलब तारों से, तो फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स कुछ निश्चित तारों से, वुड बी डिफ्लेक्ट, वुड बी डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट मतलब होता है मुड़ना, मुड़ जाएगा। अब इसको भी छोटा कर लो, मैं नहीं चाहता कि डरो इससे। तो कि प्रकाश कुछ निश्चित तारों से मुड़ जाएगा, इतना मतलब समझ में आया? इतना तो हो गया ना कि आइंस्टीन ने पहले से ही विस्तार पूर्वक सही सही गणना कर ली थी कि प्रकाश कुछ निश्चित तारों से वुड बी डिफ्लेक्ट, मुड़ जाएगा। अभी जोड़ नहीं रहा, अभी थोड़ा सा और है, फिर जोड़ करके बताता हूँ कैसे पढ़ना है। अभी मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि इसमें कहीं लड़खड़ाओ मत, संभल कर चलो। थ्रो, थ्रो का मतलब होता है में से होकर, ठीक है, थ्रो का मतलब होता है में से होकर। द सन्स, सन अपोस्ट्रॉफी एस लगा है जिसका मतलब होता है का की के। तो सूर्य की ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, फील्ड मतलब क्षेत्र, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर, थ्रो का मतलब होता है में से होकर, तो किससे होकर? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर। तो अब इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे? इसको पूरा ऐसे पढ़ेंगे कि आइंस्टीन ने पहले से ही विस्तार पूर्वक सही सही गणना कर ली थी कि प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रकाश कुछ निश्चित तारों से सूर्य के ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर वुड बी डिफ्लेक्ट, मुड़ जाएगा। पूरा जोड़ के पढ़ा दिया। आइंस्टीन ने पहले से ही विस्तार में या फिर विस्तार पूर्वक सही सही गणना कर ली थी कि प्रकाश कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर वुड बी डिफ्लेक्ट, मुड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रकाश मुड़ जाएगा, इसका मतलब ये है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कितने बजे होगा और कितनी देर तक रहेगा, ये सब कुछ उन्होंने गणना कर लिया था। जो प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश हम तक आ रहा है, वो कुछ निश्चित तारों से होकर, यानी कुछ ग्रह नक्षत्रों से होकर, कि ये जो कहावत है ना कि राहु केतु वाली, तो ऐसे तो बोलते नहीं वो लोग, साइंस की भाषा में बात करते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो सूर्य का प्रकाश हम तक आ रहा है ना, वो कुछ निश्चित तारों से, यानी तारों की, ग्रहों की चाल कुछ ऐसी हो जाएगी कि उनसे टकराकर सूर्य का प्रकाश वापस लौट जाएगा, हम तक आएगा ही नहीं, यानी इतने बजे से इतने बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। अब क्लियर है? डाउट नहीं है ना? कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य का प्रकाश हम तक नहीं आएगा। तो इसी बात को उन्होंने इस तरह से कहा कि कुछ निश्चित तारे होंगे, कुछ ऐसे ग्रह बीच में आ जाएंगे पृथ्वी और सूर्य के, और कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा, अर्थात सूर्य का प्रकाश रास्ते से ही मुड़ जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये चीज़ कह रहे थे वो, ठीक है। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि उन्होंने पहले से ही ये जान लिया था कि कितने बजे सूर्य ग्रहण होगा और कितनी देर तक रहेगा और कितनी देर के बाद सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? दो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स समाचार पत्रों ने या फिर अखबारों ने प्रोक्लेम्ड, घोषित कर दिया हिज वर्क, उनके काम को, एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति, तो वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दिया। समाचार पत्रों ने उनके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित कर दिया। एक बार रिवीजन कर लो। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम। आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत जीवन उनके विश्व प्रसिद्धि के उदय के या फिर उत्थान के साथ प्रारंभ हुआ। सन 1915 में उन्होंने अपना सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रकाशित किया, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी। 1919
के सूर्य ग्रहण ने यह सिद्ध कर दिया, इट वाज एक्यूरेट, कि यह सटीक है। ठीक है, 1919 के सूर्य ग्रहण ने यह सिद्ध कर दिया कि यह सटीक है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्ट थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टीन ने पहले से ही विस्तार पूर्वक सही ये गणना कर ली थी कि प्रकाश कुछ निश्चित तारों से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होकर मुड़ जाएगा। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज साइंटिफिक रेवोल्यूशन। समाचार पत्रों ने या फिर अखबारों ने उनके काम को वैज्ञानिक क्रांति घोषित कर दिया। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। तो सन 1921 में आइंस्टीन को मिला नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार फॉर फिजिक्स, भौतिकी के लिए। तो सन 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला या दिया गया। ठीक है, तो सन 1921 में आइंस्टीन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया या फिर मिला। ही वाज शॉवर्ड मतलब होता है वर्षा हो जाना, ऑफ विथ ऑनर्स, ऑनर मतलब सम्मान की। तो ही वाज शॉवर्ड, उन पर वर्षा हुई, विथ ऑनर्स सम्मान की। तो उन पर सम्मान की वर्षा हुई, यानी जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो सभी लोग उनका सम्मान करने लगे, तो उन पर सम्मान की वर्षा हुई। एंड इन्विटेशंस, और निमंत्रण मिलने लगे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व से या सारे संसार से। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब सारे संसार से, इन्विटेशन मतलब निमंत्रण। एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और समस्त संसार से या सारे संसार से उनको निमंत्रण मिलने लगा। एंड लाउडेड मतलब प्रशंसा की गई, बाय द प्रेस के द्वारा, यानी समाचार पत्र जो होते हैं ये सब प्रेस के द्वारा किए जाते हैं ना, तो समाचार पत्रों के द्वारा, प्रेस के द्वारा जो न्यूज़ बताते हैं उन सब लोगों के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। तो आइंस्टीन को फिजिक्स के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन पर सम्मान की वर्षा हुई, यानी सभी लोग उनका सम्मान करने लगे, और सारे संसार से उनको निमंत्रण मिलने लगा और प्रेस के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। When the Nazis, जब नाजी लोग या नाजी केम टू पावर, सत्ता में आए, इन जर्मनी में, इन 1933, सन 1933 में। तो जब सन 1933 में जर्मनी में नाजी सत्ता में आए, ठीक है, तो जब 1933 में जर्मनी में नाजी केम टू पावर, नाजी सत्ता में आए। केम टू पावर का मतलब होता है सत्ता में आना, यानी नाजियों का जब शासन शुरू हुआ तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड, अब आइंस्टीन जाकर बस गए टू द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राष्ट्र में। तो आइंस्टीन संयुक्त राष्ट्र में जाकर बस गए। 5 ईयर लेटर यानी 5 वर्ष बाद, द डिस्कवरी, खोजने, ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय, फ्यूजन मतलब विखंड या विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन, देखिए जो परमाणु बम होता है ना उसमें नाभिकीय विखंडन ही होता है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका मतलब होता है नाभिकीय विखंडन, इन बर्लिन में। तो 5 वर्ष बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने, छोटा कर लो, तो 5 वर्ष बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने हैड अमेरिकी फिजिसिस्ट, भौतिक शास्त्रियों को इन एन अपरोर, बेचैन कर दिया। अपरोर मतलब होता है बेचैन करना, परेशान करना, तो बेचैन कर दिया। 5 वर्ष बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने अमरीकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, मैनी मतलब बहुत सारे, ऑफ देम उनमें से बहुत सारे हैड फ्लेड, पलायन कर चुके थे या भाग गए थे, फ्रॉम फाजिज्म की वजह से। फाजिज्म का मतलब होता है फासीवाद। ठीक है, एक सेकंड के लिए ये देखो, फाजिज्म का मतलब होता है अ पार्टिकुलर सिस्टम
वंस इन अ फोर्स इन इटली। इसका मतलब होता है फांसीवाद। देखो वही चीज़ कह रहे हैं कि मैनी ऑफ देम, उनमें से कई लोग हैड फ्लेड, भाग गए थे या पलायन कर गए थे, फ्रॉम फाजिज्म, फाजिज्म की वजह से, फांसीवाद की वजह से। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, आइंस्टीन की ही तरह, जस्ट एज आइंस्टीन हैड, आइंस्टीन की ही तरह। तो आइंस्टीन भी तो पलायन कर गए थे, वो जाकर यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र में बस गए थे। एंड नाउ, और अब दे वर अफ्रेड, वो डर रहे थे, अब वो लोग डर रहे थे कि द नाजीज, कि ये नाजी लोग कुड बिल्ड, बना लेंगे, एंड यूज, और प्रयोग करेंगे, एंड एटॉमिक बम, एटॉमिक बम परमाणु बम का। तो वो डर रहे थे, वो अब इस बात से डर रहे थे कि नाजी लोग परमाणु बम बना लेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डेवलप कर चुके थे नाभिकीय विखंडन को, नाभिकीय विखंडन की खोज कर चुके थे, इसलिए वो लोग डर गए थे कि कहीं ये लोग, नाजी लोग जो हैं, ये परमाणु बम का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो जब 1933 में जर्मनी में नाजी लोग सत्ता में आए तो आइंस्टीन जाकर यूनाइटेड स्टेट में बस गए, संयुक्त राष्ट्र में बस गए। 5 वर्ष बाद बर्लिन में नाभिकीय विखंडन की खोज ने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को बेचैन कर दिया। उनमें से बहुत सारे जस्ट एज आइंस्टीन, आइंस्टीन की ही तरह हैड फ्लेड, पलायन कर चुके थे, फ्रॉम फासिज्म, फांसीवाद की वजह से। एंड नाउ, और अब दे वर अफ्रेड, वो डर रहे थे, अब वो सब डर रहे थे कि नाजी लोग परमाणु बम बना लेंगे या फिर बना सकते हैं, एंड यूज़, और प्रयोग कर सकते हैं। तो एट द अर्गिंग ऑफ अ कलीग, कलीग मतलब होता है सहकर्मी, अर्गिंग मतलब होता है, अर्ग मतलब आग्रह करना। तो अपने, या फिर आ कलीग, एक कलीग, सहकर्मी के अर्गिंग, आग्रह करने पर, तो एक सहकर्मी के आग्रह करने पर, अकलीग मतलब एक सहकर्मी, अर्गिंग मतलब आग्रह करने पर, तो एक सहकर्मी के आग्रह करने पर आइंस्टीन रोट, आइंस्टीन ने पत्र लिखा, रोट अ लेटर, एक पत्र लिखा, टू अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ब्रॉट अ लेटर, एक पत्र लिखा, ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को। तो एक सहकर्मी के आग्रह करने पर आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को ब्रॉट अ लेटर, एक पत्र लिखा, इन विच, और उस पत्र में ही वार्नड, उन्होंने चेतावनी दी, और उस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि अ सिंगल बॉम्ब, केवल एक बम, ऑफ दिस टाइप, इस तरह का या इस प्रकार का केवल एक बम, एक्सप्लोडेड, फटकर, इन अ पोर्ट, एक बंदरगाह में, या फिर किसी बंदरगाह में फटकर, माइट वेरी वेल मतलब पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय, समाप्त कर सकता है, नष्ट कर सकता है, द होल, पूरे पोर्ट, बंदरगाह को, पूरे बंदरगाह को नष्ट कर सकता है, टुगेदर, और साथ ही साथ, या फिर इसके साथ, विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, सराउंडिंग मतलब आस पास के, टेरिटरी प्रदेश को या क्षेत्र को। तो इसको नहीं समझ में आया? देखो, उस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का एक बम किसी बंदरगाह में फटकर उस पूरे बंदरगाह को और उसके आसपास के प्रदेश को या क्षेत्र को माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। क्लियर है? हिज वर्ड्स, उनके शब्द, डिड नॉट फेल, असफल नहीं हुए, टू हैव एन इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, तो प्रभाव जताने में, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, इसकी हिंदी हो जाएगी कि उनके शब्दों का प्रभाव पड़ा, उनके शब्दों का प्रभाव पड़ा, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनके शब्दों को गंभीरता से लिया। द अमेरिकन्स, अमरीकी या फिर अमरीकियों ने डेवलप्ड, विकसित किया, द एटॉमिक बम,
परमाणु बम को इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट, सीक्रेट मतलब गुप्त, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना में, ऑफ देयर ओन अपनी खुद की या स्वयं की। अमेरिकियों ने ऑफ देयर ओन अपनी खुद की या स्वयं की एक गुप्त परियोजना में परमाणु बम को विकसित किया एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे गिरा दिया ऑन द जापानीज, जापान की सिटीज़ शहरों पर या नगरों पर, और इसे जापान के नगरों पर गिरा दिया ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, और नागासाकी पर, और इसे जापान के नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 को गिरा दिया, और इसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अगस्त 1945 को ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया। चलो, तो ये हो गया था। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि डाउट्स ना हो, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है। तो अपने एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, और इस पत्र में उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार का कोई एक बम भी किसी बंदरगाह में फटकर उस पूरे बंदरगाह को, होल पोर्ट, उस पूरे बंदरगाह को और उसके आस पास के क्षेत्र को वेरी वेल डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। उनके शब्दों का प्रभाव पड़ा। अमेरिकियों ने अपने खुद के सीक्रेट प्रोजेक्ट, गुप्त परियोजना में परमाणु बम को विकसित किया और इसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अगस्त 1945 को गिरा दिया। आइंस्टीन वाज डीपली सेकन, आइंस्टीन वाज डीपली सेकन, डीपली मतलब पूरी तरह से, सेकन मतलब हिल गए। आइंस्टीन पूरी तरह से हिल गए या फिर आइंस्टीन बुरी तरह से हिल गए बाय द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब होता है विस्तार, ऑफ द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, विनाश के इस विस्तार से आइंस्टीन बुरी तरह से हिल गए। दिस टाइम, इस बार, ही wrote अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस बार उन्होंने एक पत्र लिखा। अब देखो, अ पब्लिक मिसिव, पब्लिक मतलब होता है सार्वजनिक, मिसिव मतलब होता है आधिकारिक, ठीक है। तो सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र को। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। इन इट, इस पत्र में, ही प्रपोज्ड, उन्होंने प्रस्ताव रखा, द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब होता है गठन करना, कि गठन किया जाए, ऑफ आ, एक, वर्ल्ड, विश्व की, गवर्नमेंट, सरकार का। तो इस पत्र में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि विश्व की सरकार का गठन किया जाए, ठीक है। या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि इस पत्र में उन्होंने विश्व की सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर, यद्यपि, द लेटर यहाँ पत्र टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को लिखा गया था, यद्यपि यह पत्र रूजवेल्ट को लिखा गया था। रूजवेल्ट कौन थे? अमेरिका के प्रेसिडेंट, जिनको पत्र लिखकर इन्होंने बताया था कि परमाणु बम बहुत खतरनाक है। तो वही कहते हैं कि यद्यपि यह पत्र रूजवेल्ट को लिखा गया था, दिस वन, लेकिन इस पत्र का मेड नो इम्पैक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यद्यपि यह पत्र उन्होंने रूजवेल्ट को लिखा था, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा था, फिर भी इस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, बट लेकिन ओवर द नेक्स्ट, अगले डिकेड, दशक में, लेकिन अगले दशक में, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, डिकेड मतलब होता है दशक, दशक का मतलब 10 साल या 10 वर्ष। लेकिन अगले 10 सालों में या 10 वर्षों में या फिर दशक में, लेकिन अगले दशक में, आप जैसा बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। दशक मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप चाहे तो लेकिन अगले 10 साल में, या फिर आप चाहे तो बोल सकते हैं लेकिन अगले 10 वर्षों में, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं लेकिन अगले अगले दशक में। आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व, आइंस्टीन मोर इन्वॉल्व, कहीं ज़्यादा संलग्न हो गए, कहीं ज़्यादा रुचि लेने लगे, इन पॉलिटिक्स में, राजनीति में। लेकिन अगले दशक में, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं,
लेकिन अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन राजनीति में कहीं ज़्यादा संलग्न हो गए, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि आइंस्टीन राजनीति में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आइंस्टीन राजनीति में बहुत ज़्यादा जुड़ गए। ठीक है, यानी वो राजनीति के स्तर पर उतर आए क्योंकि वो विनाश से डर गए थे। संलग्न होना यानी राजनीति का एक भाग बन जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा संलग्न होना यानी बुरी तरह से सिर्फ राजनीति के ही पीछे पड़ जाना कि करेंगे तो राजनीति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और राजनीति का उद्देश्य ये नहीं था कि इसका शोषण कर लो, इसका ये पैसा हड़प लो, ये सब नहीं। राजनीति वो किस लिए करते थे वो आगे बता रहे हैं कि एजेंटिंग वो आंदोलन करते थे फॉर एन इंड, कि इंड के लिए, समाप्त करने के लिए, आर्म्स शस्त्रों के बिल्डअप निर्माण को, शस्त्रों के निर्माण को समाप्त करने के लिए वो आंदोलन करते थे। वो राजनीति में इसलिए आए थे क्योंकि वो चाहते थे कि अब शस्त्रों का, शस्त्र या अस्त्र जो बोलना चाहें, शस्त्रों का निर्माण ना हो, क्योंकि अपने परमाणु बम का वो देख चुके थे निष्कर्ष कि पूरा का पूरा हिरोशिमा और नागासाकी आज तक वहाँ पे सब कुछ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। आप गूगल पर पढ़ सकते हैं। तो वही चीज़, उसका विनाश देखकर वो डर गए थे, इसलिए वो अब बोल रहे थे कि आप शस्त्रों का निर्माण बंद कर दीजिए। तो एजेंटिंग वो आंदोलन चला रहे थे ताकि शस्त्रों का निर्माण बंद हो जाए, या फिर शस्त्रों का निर्माण समाप्त करने के लिए वो आंदोलन चलाते थे। यहाँ तक छोटा कर लो नहीं तो डरोगे इससे। शस्त्रों का निर्माण, बिल्डअप मतलब होता है निर्माण, तो शस्त्रों का निर्माण समाप्त करने के लिए वो आंदोलन चलाते थे। एंड और यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, पॉपुलरिटी मतलब होता है लोकप्रियता, यूजिंग अपनी लोकप्रियता का वो प्रयोग कर रहे थे टू कैंपेनिंग फॉर पीस, शांति के लिए, एंड डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र के लिए। और वो अपनी लोकप्रियता का प्रयोग शांति और प्रजातंत्र के लिए कर रहे थे, यानी अपनी लोकप्रियता, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग जानते थे, इसलिए वो सबको बोलते थे कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी शांति से रहना चाहिए, और प्रजातंत्र की बातें करते थे। क्लियर है? तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो क्योंकि डर जाओगे। तो आइंस्टीन बुरी तरह से, देखो ऐसे पढ़ो कि आइंस्टीन विनाश के इस प्रस्ताव एक्सटेंड है ना, विस्तार होता है इसकी हिंदी। तो आइंस्टीन विनाश के इस विस्तार से बुरी तरह हिल गए थे, और इस बार उन्होंने एक यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक आधिकारिक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने विश्व की सरकार का गठन करने का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर बट टू रूजवेल्ट, यद्यपि यहाँ पत्र रूजवेल्ट को लिखा गया था, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, फिर भी इस पत्र से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक में, या फिर लेकिन अगले 10 वर्षों में, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड, आइंस्टीन और ज़्यादा संलिप्त हो गए इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। आइंस्टीन राजनीति में और ज़्यादा संलिप्त हो गए। एजेंटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डअप, अस्त्रों के निर्माण को वो समाप्त करने के लिए, या फिर ऐसे पढ़ो कि अस्त्रों के निर्माण को समाप्त करने के लिए वो आंदोलन चलाते थे, और अपनी लोकप्रियता का प्रयोग वो शांति और प्रजातंत्र के लिए कर रहे थे। When आइंस्टीन डाइड, जब आइंस्टीन मर गए, या जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई इन 1955 में, एट द एज ऑफ 76, 76 वर्ष की अवस्था में। तो जब 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हुई, ही वॉज सेलिब्रेटेड, उन्हें याद किया गया। ही वॉज सेलिब्रेटेड मतलब यहाँ पे है उन्हें याद किया गया एज अ विजनरी मतलब होता है, नीचे देखो, स्वप्न दृष्टा। अब ये स्वप्न दृष्टा कौन है? स्वप्न दृष्टा वो होता है जो पूरी बुद्धिमत्ता से, पूरे होशो हवास में, यानी पूरी बुद्धिमत्ता से भविष्य के बारे में सोचे।
ठीक है, ऐसे नहीं कि बस अपने आप में ही सोचने लगे, बिना सर पैर की बातों से सोचने लगे कि मैं सुपरमैन बन जाऊंगा और कल सुबह मैं उड़ के जाऊंगा तो पूरा का पूरा देश ही जीत लूँगा, सुबह मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, मैं शक्तिमान बन जाऊंगा। ये बातें तर्कहीन हैं, ठीक है, ये बातें बेकार हैं। बुद्धिमान वो व्यक्ति वो है कि आज ऐसा जीवन चल रहा है जिसमें मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, आगे चलूँगा तो मैं अध्यापक बनूँगा या फिर मैं इंजीनियर बनूँगा या फिर ऐसे कौन से काम करूँ जिससे लोगों का भला हो। वो होता है स्वप्न दृष्टा, जो पूरे होशो हवास में या फिर पूरी बुद्धिमानी के साथ भविष्य के बारे में चिंता करे, वो होता है स्वप्न दृष्टा। तो शुरू से देख लो कि व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब 76 वर्ष की आयु में 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो ही वाज सेलिब्रेटेड, तो उन्हें याद किया गया एज अ विजनरी, एक स्वप्नदृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, वर्ल्ड मतलब विश्व, सिटीजन मतलब नागरिक, और विश्व नागरिक के रूप में, ठीक है। तो उन्हें स्वप्नदृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में याद किया गया एज मच एज, उतना ही जितना कि, एज मच एज मतलब होता है उतना ही जितना कि अ साइंटिफिक जीनियस, साइंटिफिक जीनियस, साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक, जीनियस मतलब प्रतिभा या फिर प्रतिभावान, जो बुद्धिमान हो, ठीक है, उसको बोलते हैं जीनियस। ये उतना ही जितना कि वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए, ठीक है, उनको स्वप्न दृष्टा आ लगा है, तो एक स्वप्न दृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए, ठीक है, यानी उनकी वैज्ञानिक खोज जो थी या फिर विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो योगदान था, उन सभी के लिए जितना उनको याद किया गया उतना ही उनको विश्व नागरिक और एक स्वप्न दृष्टा के रूप में याद किया गया। क्लियर है ना, यहाँ तक तो एकदम क्लियर है कि जब आइंस्टीन की, या फिर ऐसे कि 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो उन्हें एक स्वप्नदृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में याद किया गया। अब एज मच एज इसके मतलब होता है उतना ही जितना कि, आज साइंटिफिक, एक साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक, जीनियस मतलब प्रतिभा, तो वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए, उतना ही जितना कि वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए, अर्थात उनकी वैज्ञानिक खोजों को भी याद किया गया, बताया गया लोगों को कि इन्होंने ये खोज की, इससे जीवन में ये बदलाव आया। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि उनको एक स्वप्नदृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए, ठीक है, दोनों चीज़ों में समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको रिवीजन कर लो कि 76 वर्ष की अवस्था में 1955 में जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई तो उन्हें एक स्वप्नदृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में उतना ही याद किया गया जितना कि वैज्ञानिक प्रतिभा के लिए। क्लियर है। अब इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात सबसे ज़रूरी, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति के ऊपर है ये चैप्टर कि आप इससे कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। तो आपने क्या सीखा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और एक बार इस चैप्टर को खुद से भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है और जब चीज़ें बहुत आसान हो तो वो मुश्किल होती हैं। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ तैयारी कर सकें। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।